चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? The combination of lens. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ओके फाइन, जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो फॉर्मूला बताया होगा मैंने शायद कि 1/f नेट F1 1/f। प्लस 1/f2। यस सर, ये कर लिया था, फिर नेट पावर और नेट मैग्निफिकेशन, फिर नेट नेट पावर भी निकाला था, फोकल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। नेट मैग्निफिकेशन क्या आया था? M1 into M3 M1 into M2 into M3 एंड सो ऑन, ये तो आया था सर। ओके। अब यहाँ के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये 1 मार्कर है, दैट कैलकुलेट क्योंकि रे ऑप्टिक्स में सिर्फ रह गया है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और प्रिज्म, बस 3 टॉपिक रह गया है और ये तीनों 1 घंटे का टॉपिक है बस। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ, तो हम चाहते हैं कि बोर्ड के क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर लिए जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्वेश्चन अब तक किए नहीं है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose critical angle is 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना? 30 डिग्री। 30। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम बतानी है, ठीक है? आप सॉल्व करोगे। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, क्रिटिकल एंगल दिया है 30 डिग्री। याद है आपको फॉर्मूला? बोलिए। सर साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n होता था, है ना? क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है ना, यानी कि यहाँ पे होगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या हो गया? 2, है ना? हुआ नहीं हुआ? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू हो गया 2। अब होता है, हमें फॉर्मूला पता है दैट क्या हो गया, एक मिनट, n इज इक्वल टू c/v, है ना? तो n है 2, c होता है 3 × 10⁸ और v कितना है? v निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट तो निकालना है ना बेटा? हाँ, तो v इक्वल टू होगा 3/2 × 10⁸ एंड 3/2 का मतलब है 1.5 into 10⁸। दिस इज द स्पीड। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन था, 1 मार्कर था, 2010 में पूछा हुआ सवाल था सीबीएसई बोर्ड का, समझी? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वेरी। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसे वेरी करता है? इफ इंसिडेंट रेड लाइट is replaced How does power of a convex lens by violet light, ठीक है? ये भी 1 मार्क का था और ये 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या? पावर ऑफ लेंस कैसे वेरी होगा अगर इंसिडेंट रेड लाइट को हमने वॉयलेट से रिप्लेस कर दिया, यानी कि लेंस पे जो पहले लाइट आ रही थी वो रेड कलर की थी, अब हमने उसको वॉयलेट बना दिया, यानी कि वॉयलेट लाइट को फॉल करा रहे हैं।
तब लेंस का पावर कैसे चेंज होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कैसे ऐसा होगा। जो भी आंसर आप दोगे उसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि ऐसा क्यों होगा। कैन यू just put a light on this question? Power. पावर वेरी होगा ना, तो पावर के फॉर्मूले से शुरू करो। Yes sir. हाँ, 1/f होगा पावर का, तो फोकल लेंथ में क्या है, फोकल लेंथ red light is replaced by violet. देखो हमें एक चीज फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। यस सर, फॉर्मूला F equal to 1/f. हाँ, एक मिनट रुको जरा। बोलिए। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इक्वल टू 1/f सर। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? याद है फोकल लेंथ फॉर्मूला? 1/f का फॉर्मूला मैंने करवाया था ना पिछली क्लास में। सर म्यू -1 वाला r1 - r2। हाँ, n2 - n1/n1 यस into 1/r1 - 1/r2। r2। ठीक है, इसको म्यू -1 भी लिखते हैं। पता है क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर इसको डिवाइड करोगे तो n1 से n1 कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, और n2 यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको म्यू -1 भी लिख सकते हैं। म्यू -1 या n-1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, n-1 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। ठीक है सर। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला n2 - n1/n1 into 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पावर का, यानी कि किसी भी बॉडी का या किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसका जो है पावर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। यस सर। एक बात और है, फोकल लेंथ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा, है ना। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, n2 - n1/n1। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो म्यू -1 into 1 - r1 - 1/r2। होगा नहीं होगा? यस सर। है ना। यानी कि आप हाँ, यानी कि आप देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, F डिक्रीज करेगा, है ना। और जब F डिक्रीज करेगा तो पावर P इंक्रीज इंक्रीज करेगा। यानी इसका क्लियर मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। अब रेड और वॉयलेट को कंपेयर कर लो, है ना। बेटा देखो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव का फॉर्मूला होता है C/V, है ना। यस सर। हाँ, और V यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है, वेवलेंथ चेंज होता है ना। और ये C भी कांस्टेंट है, C थोड़ी चेंज होता है। यस सर। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू वेवलेंथ। और हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम, पढ़ाया ना मैंने। यस सर। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम। सर तो हम रेड लाइट को रिप्लेस कर रहे हैं वायलेट से, तो वॉयलेट से रिप्लेस कर रहे डिक्रीज होगा फोकल। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड विल बी मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट विल बी मैक्सिमम, तो डिक्रीज होगा। यस सर। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पावर ज्यादा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं नाउ इधर साइड में
F डिक्रीज हो रहा है तो P इंक्रीज हो रहा है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट इज मैक्सिमम, ठीक है, इसलिए देयरफॉर पावर विल डिक्रीज, यस सर, पावर विल डिक्रीज। डिक्रीज। ऐसे ना पावर कैसे वेरी करेगा, हाउ डज द पावर ऑफ कन्वेक्शन वेरी, तो आंसर इज पावर विल डिक्रीज, पावर विल इंक्रीज ना, सॉरी, F डिक्रीज, फोकल पावर लेंथ विल इंक्रीज। इंक्रीज। आई बात समझ में, यानी पावर ऑफ वॉलेट is greater than power due to red। आई बात समझ। यस सर। ये भी सवाल 1 नंबर का है। अब सोचो 1 नंबर में कितना सोचना पड़ता है। यस सर। हाँ, ये है बोर्ड का लेवल। सर 1 मिनट सर, मैं अभी बाहर थोड़ा वॉल्यूम कम करके आप बोलते सर, ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं सर। 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, आप आइए। यस सर। किस चीज का वॉल्यूम कम किया तुमने? सर कॉरिडोर में वो स्पीकर लगा के बैठे हैं सर, होम साइंस का कुछ कर रहे हैं सर, सारे बैठे। क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो इस टाइम डांस कर रहे हैं? नो सर, कुछ होम साइंस का वीविंग कुछ कर रहे हैं सर, ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक लेके, पता नहीं सर कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ओके, 2 thin lenses of power +4 diopter and -2 diopter, -2 diopter are placed in contact, are placed in contact, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये करोगे आप क्वेश्चन? यस सर। जल्दी करिए। Come on. Find the focal length. P equals to net power तो आता है P1 plus P2 में, और P1 है हमारा 4 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, फिर फोकल लेंथ F is equal to 1 upon P is equal to 1 upon 2 equals to 0.5 meter, 0.5 meter आएगा सर। 0.5 मीटर आएगा, ओके, लेट मी चेक। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0.5 मीटर है आपका, ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 50 सेंटीमीटर। क्या चक्कर है यार। P नेट इक्वल टू कितना होगा, 4 - 2 यानी 2 डायोप्टर है ना। यस सर। और 1 अपॉन F नेट इज इक्वल टू P नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन F नेट। तो ये होगा 2 F नेट इन मीटर है ना, तो यहाँ से F नेट इन मीटर इक्वल टू 1/2 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। गुड। कौन सा लेंस होगा बेटा यहाँ पे?
फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा, बोलो। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स, नहीं कनकेव, कनकेव कॉन्वेक्स। सर। डाइवर्जिंग वाला कौन सा था? ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, कॉनकेव का मतलब है नेगेटिव फोकल लेंथ, ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज अंडर, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, नेगेटिव फोकल लेंथ है। एंड कॉन्वेक्स का मतलब है पॉजिटिव फोकल लेंथ, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। गुड, गुड गर्ल। क्वेश्चन है, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस has focal length is equal to focal length two upon 3 times the radius of curvature of either surface। बहुत बढ़िया सवाल है ये। of either surface, calculate the refractive index of lens material। focal length 2 and 3 times the radius of curvature। ठीक है, this is of 2 marks, asked in 2013। बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस समझते हो ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल जो कॉन्वेक्स लेंस हम समझते हैं वही। हाँ, जिसका फोकल लेंथ 2.3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आइदर सरफेस, जिसका फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2/3 टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है। तो ऑफ आइदर सरफेस यानी दोनों सरफेस का, ऐसा नहीं कि एक सरफेस का, दोनों सरफेस का, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सरफेस का। अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2/3 टाइम्स है, फोकल लेंथ 2.3 टाइम्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस है, ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी आर होगा, इधर भी और इधर भी आर होगा। अब बात आई समझ में आपको? यस सर। हाँ, तो क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आता है, बताइए फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा। So in sin R2 n1 sin 1 is equal to into sin। ये तो आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, इधर बाहर में एयर है, इधर बाहर में एयर है, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, इधर n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये n2 की वैल्यू हो जाएगी n2 पहले तो n कुछ ना कुछ तो रहेगी, हाँ 1 कुछ भी, वही तो निकालना है आपको, वही तो निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिमिट निकालना है ना आपको। क्या होता है फॉर्मूला, इट इज सर n1 sin 1, हाँ 1/f इक्वल टू क्या होता है, n2 माइनस n1। साइन कहाँ से आ गया? अच्छा मैं वो बोल रही थी सर। 1/r1 माइनस 1/r2, R2। यस सर, मैं 1 हाँ यस सर। हाँ, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ। n2 अच्छा ये बताओ मेरे को, साइन कन्वेंशन अगर आप लगाओगे, साइन कन्वेंशन तो आपको आता है ना, कि जब ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो साइड प्लस रहेगा,
और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव माइनस रहता है ना। तो साइन कन्वेंशन अगर आप यूज करोगे ठीक है, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा, 1/f इज इक्वल टू n2 को मैंने n मान लिया है, n1 तो आपका 1 होगा ही होगा, है ना। तो ये होगा 1/r माइनस 1/r है ना। तो फिर तो 0 हो जाएगा ना कट के, अगर माइनस नहीं लेंगे तो। यस सर। तो ये होगा n-1 into ये होगा 2/r हो जाएगा, 1/r प्लस हो गया। और फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, 2/3r। 3r यहाँ से n निकाल सकते हो अब, 3r। अब सॉल्व कर सकती हो या अभी भी नहीं? सर यस यस सर। सॉल्व करो, निकालो वैल्यू निकालो, 3/2r is equals to n की वैल्यू निकालो। 3/2r divided by 2/r r side cancel is equal to 3 is equal to n-1 4 4 सर 4 आएगी n की वैल्यू। सर कभी कभी सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज 4, मैक्सिमम ऑफ डायमंड इज 2.42। इट जस्ट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो, क्या ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2r जाएगा, और ये n और ये 2 r से r तो कैंसिल हो गया है नहीं है। तो अभी जाके ये होगा 3/4 इज इक्वल टू n-1, ऐसा होगा यस सर, है ना। तो अब यहाँ से तुम क्या लिखोगी, तुम लिखोगी n इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, और जब ऐड होगा तो कितना होगा, 4 3 7 7/4 होगा। यस तो सर 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, नहीं 1.75 आया। What's wrong with you बच्चे? मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते? मैंने पूरा क्वेश्चन तो करके दे दिया आपको, आपने क्वेश्चन थोड़ा ना अटेम्प्ट किया, आपने तो एक सॉल्यूशन दिया मैंने करने को कि ये x की वैल्यू निकालो या n की वैल्यू निकालो। So sad, really so sad. अभी देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 यानी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट the area of the surface of the water of the surface of the water
through which light from the bulb can emerge. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. ठीक है, कि एक टैंक है और उस टैंक में क्या है, पानी है. ठीक है, बोल लो, माइक ऑफ कर लो. ठीक है, अब ये टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है. इस टैंक की जो डेप्थ है वो है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और इसके बॉटम में एक छोटा सा बल्ब रखा हुआ है. अब छोटे से बल्ब को तुम पॉइंट सोर्स मान सकते हो, ये पॉइंट सोर्स मान सकते हो इसको. ये छोटा सा बल्ब रखा हुआ है जो कि ग्लो कर रहा है. इसकी गहराई है कितना, 80 सेंटीमीटर. आगे लिखा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज. ये वाटर के सरफेस का एरिया निकालना है जहां से लाइट इमर्ज आउट होगी, यानी सरफेस पे लाइट चाहिए हमको ना. लाइट सरफेस पे चाहिए. लाइट हमको यहाँ चाहिए, लाइट हमको इस एरिया में चाहिए. लाइट हमको यहाँ चाहिए, इस एरिया में लाइट चाहिए. ठीक है, तो लाइट ऐसे निकलेगी. ठीक है, यह लाइट ऐसे निकलेगी, यह लाइट ऐसे निकलेगी. कैसे भी निकलेगी, मतलब इसी तरीके से निकलेगी, चाहे ऐसे निकले, कैसे भी निकले, है ना. हम 2-3 रे ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है बेटा, ओके. अच्छा, लाइट जब सरफेस पे इमर्ज होगी, सरफेस पे लाइट फैलेगी, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना. ओके, आपको आपको ये पानी का एरिया, ऊपर का एरिया निकालना है, ये इसका एरिया फाइंड करना है, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है. देखो, हमें क्लियर बात समझ में आता है कि टैंक कंटेनिंग वाटर, तो टैंक नियरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर. सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और सिलेंड्रिकल शेप का जो सरफेस होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, है ना. यानी हमको रेडियस चाहिए होगा, और रेडियस सबका यही है. ठीक है, कैपिटल लिखो ताकि एंगल आर लिख देना मैंने यहाँ पे. तो ये आर हमको चाहिए होगा, ये आर होगा तो काम हो जाएगा. यस सर. अब ये आर आप निकाल सकते हो, कोई तिगड़म लगाओगे आप, कोशिश करना चाहोगे या मैं कर दूं क्वेश्चन को. एच हाइट यूज कर, हाइट एच डेप्थ है. ये 80 सेंटीमीटर दिया है, आपको निकालनी है क्या. अच्छा, ये एंगल कितना होगा बेटा, सी क्रिटिकल एंगल. हाँ, ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा. वेरी वेरी गुड, एंगल क्रिटिकल एंगल होगा. चलो जल्दी सॉल्व करो. क्यों क्रिटिकल एंगल होगा, जब तो ये लाइट सरफेस पे जाएगी. हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार. चलो जल्दी करो. साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, 1/n. हाँ, यस सर. तो एच वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3. यानी साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4. यानी थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4. करो.
तरह 0.75 sin over 0.5 48.59 degree. Theta c equal to 48.59 यानी 48.6 डिग्री. थीटा सी क्रिटिकल एंगल निकाल दिया मैंने. अब क्या तुम r की वैल्यू निकाल सकती हो? r के लिए इसके लिए एरिया जल्दी से आप रेडियस निकाल लीजिए उसका. म्यू स्क्वायर अंडर म्यू माइनस 1. कितना आएगा? इट इज 2.6. ए बच्चे क्या कर रहे हो तुम अब बोर कर रही हो अच्छे से. अरे ये एंगल अगर आपको पता तो यार निकाल सकते हैं आप. ये तो पता है ना आपको 80 सेंटीमीटर है. तो फिर ये क्या है? अगर ये आपको एंगल पता है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर. और ये क्या है? बेस पी और बी का रेशियो कौन देता है? tan देता है. tan निकालो. हाँ सर 2. tan थीटा c इक्वल टू क्या होगा? p बाई बी r अपॉन 80. यस सर. तो फिर यानी कि सर 2.5 tan 48.6 डिग्री इक्वल टू r अपॉन 80. tan 48.6 का वैल्यू कितना होगा? मैं निकाल के दिखाता हूँ तुमको. लेट मी डू दिस. That is tan 48.6 tan 1.13. तो 1.13 r अपॉन 80 मल्टीप्लाई कर लो तो r इज इक्वल टू 80 इंटू 1.13. ठीक है. कितना आएगा ये? 1.13 मल्टीप्लाइड बाई 80 तो ये होगा 10.4. सॉरी क्या किया मैंने? 1.13 ना मल्टीप्लाइड बाई 80 इक्वल टू होगा 90.4. ठीक है. तो रेडियस होगा 90.4 सेंटीमीटर. तो r इज इक्वल टू 90.4 सेंटीमीटर. अब निकालना आपको एरिया. क्या अब निकाल सकती हो या अभी भी नहीं निकाल सकती? 3.14 into 90.4. तुम बोलोगे सर फिर ये बोर्ड में अगर आता तो कैसे हम ये एंगल निकालते? तो आप क्या करते? यहीं पे छोड़ देते बस. आप यहीं पे छोड़ देते. हाँ थीटा निकाल के छोड़ देते. फिर यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते और यहाँ पे मतलब इसी थीटा के फॉर्म में आंसर आता आपका. ठीक है. तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 90.4 मल्टीप्लाई बाय 90.4. ठीक है. और 3-4 का ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है? सी. तो साइन 3/4 p अपॉन h. तो अगर ये 4 हो अगर ये 3 हो तो कितना हो जाएगा? ये बेस कितना हो जाएगा? बेस 16 माइनस 9 7 अंडर रूट 7 हो जाएगा. नहीं तो 2.5 के करीब होगा ना. 625 नहीं ज्यादा होगा. 2.6 के करीब होगा. 576 6.2.6 2.7 27 2.7. एक मिनट रुको ये कैलकुलेट ही करने दो. फंक्शन रूट कहाँ गया बे? रूट 7 2.64. ठीक है.
645, ठीक है, 2.6 2.6। तो अब यहाँ से तुम निकाल सकते थे, यहाँ पे ये कितना होगा tan, अगर ये थीटा सी है तो T by H, हाँ tan 3/2.6 ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, इसको आप लिख लो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 90.4 multiplied by 90.4 and this would be the 25660.5 25660.5 centimeter square answer. 25660.5. ठीक है, मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में करो 2 को 2 4 2.56 2.5 मीटर करीब करीब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये तो आपको आता ही है, याद है लेंस मेकर फॉर्मूला? यस सर। वेरी गुड, चलो वो तो कर लोगे आप, ठीक है। नए सेक्शन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। 1/v minus 1/v into minus 7/v रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, 100% आता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। देखिए प्रिज्म अगर ध्यान से देखें आप तो एक्चुअली हमें पढ़ना ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म की कंडीशन है एक्चुअली में प्रिज्म ऐसा होता है, हाँ यस सर, ठीक है। तो आपको ये ना देखो, ये साइड आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये आपका नीचे वाला बेस भी रेक्टेंगुलर हो गया और ये वाला राइट हैंड साइड भी रेक्टेंगुलर हो गया। तो प्रिज्म आपको फ्रंट से भले ही दिखता है ट्रायंगुलर, लेकिन एक्चुअली में उसके 3 साइड जो है वो रेक्टेंगुलर ही है। आपको भले ही फ्रंट से ये ट्रायंगुलर दिखता है, लेकिन ये इस वाले साइड से ये रेक्टेंगुलर ही है, इस वाले साइड से रेक्टेंगुलर ही है, इस वाले साइड से रेक्टेंगुलर ही है। तो 3 साइड रेक्टेंगुलर और 2 साइड ट्रायंगुलर वाले फेस को हम लोग प्रिज्म कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है कि a prism is a 3D surface having 3 rectangular faces and 2 triangular faces. लिखो definition. Yes sir. Prism is a 3D. A prism is a 3D surface. 3D surface लिखो, क्या फिगर लिख, क्या लिखोगे? 3D body लिखो. 3D body having 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. Triangular surfaces. 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर सरफेस को हम लोग सिंपल क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। Yes sir. A prism from front triangle looks like
दिस। Yes, sir. तो प्रिज्म आपको सामने से ट्रायंगुलर दिखता है, ये एंगल है, ये बी है और ये सी है। इसमें इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। A. सवाल ये उठता है कि सर इसी को क्यों कहते हैं, नीचे वाला बी भी तो है, सी भी तो है, इन दोनों को एंगल ऑफ प्रिज्म क्यों नहीं कहते हैं? ठीक है, वो दो प्लेन की। इसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि प्रिज्म के अंदर एक एंगल ऑफ प्रिज्म है, उसके सामने वाले सरफेस को या साइड को हम लोग बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म। Base ठीक है, of the बेस prism. ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, यानी कि ए के सामने जो बीसी है वो बेस हो गया। और बेस की कंडीशन ये है कि बेस को हम लोग रफ बनाते हैं ताकि लाइट वहां से एग्जिट ना करे। ठीक है, हाँ, उसी को बेस कहते हैं, बेस का ऑपोजिट एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। पहली बात। दूसरी बात, लाइट जिस सरफेस के टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट होती है वही बेस कहलाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैंने ए को एंगल ऑफ प्रिज्म कह दिया तो हमारे को ए के सामने बीसी ही बेस होना चाहिए, और बीसी के बेस होने के लिए लाइट को ए बी पे आके ही Reflect. स्ट्राइक करना पड़ेगा। और लाइट अगर ए बी पे आके स्ट्राइक करती Straight. है, तभी वो बीसी के टुवर्ड्स मुड़ पाएगी, और तभी बीसी बेस हो पाएगा, और तभी जो है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है ए। Yeah. बात आई समझ में? Yes, sir. हाँ, ये तो भी इस straight. बीसी को हम लोग बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। बेस ऑफ द प्रिज्म क्यों कहते हैं? इसको बेस ऑफ द प्रिज्म को हमेशा रफ बनाते हैं, जैसा मैंने बताया। रफ क्यों बनाते हैं? ताकि वहां से लाइट हमको बाहर नहीं एग्जिट ना चाहिए, करें. एग्जिट ना करे, बाहर नहीं निकल ले। ठीक है, और बेस ऑफ द प्रिज्म जो है Yes, sir. उसके ऑपोजिट में एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। हाँ. ठीक है, ओके। Yes, sir. इसके अंदर क्या खास है? इसके अंदर खास ये है कि डिस्पर्जन शो करता है। ये डिस्पर्जन का मतलब ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स। Wide light spectrum. हाँ, इट शोज डिस्पर्जन। प्रिज्म शोज डिस्पर्जन। when a ray strikes one side of a prism, it bends towards the base. बेस के टुवर्ड्स बेंड करता है, एंड angle opposite to the base of the prism, called as Angle of prism. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Prism. हाँ, अब देखो कहानी। Yes. इसमें एक और पॉइंट लिख लो। It shows dispersion of white light into
into its spectrum. 7 colors. ठीक है, गुड। तो बेस ऑफ द प्रेजेंट समझ में आ गया। अच्छा, ये N1 N2 इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका इमर्जेंट रे। ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ Yes. इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस सपोज R1, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम R2 कहते हैं जनरली। ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया ताकि एक Yes, sir. हमें मिले, हमें कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो अगर मैं इस इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं और के इस साथ पैरेलल इमर्जेंट रे को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, टच, तो ये जाके दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इस एंगल को हम लोग कहते हैं डेल्टा, और इसका नाम है डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। यही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो इम्पोर्टेंट तो ये भी था कि डिस्पर्जन करता है, लेकिन वो 10वीं क्लास में सीख लिया था आपने, वो हमें दिखाने की भी यहाँ पे 7 कलर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, हमें यहाँ पे मेनली डेविएशन पढ़ना है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक, अब सवाल ये कि इस एंगल ऑफ डेविएशन का क्या एक्सप्रेशन होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो होता है डेल्टा प्लस क्या लिख रहे हो, सीधा लिखो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यस सर। तो जब प्रूफ करना है तो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा ना, लगाते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम है, मान लेते हैं P। एक काम करो ना, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पर मान लो लाइट इधर कहीं से आगे से आ रही है, इस पॉइंट को तुम P मान लो, इसको मैं Q कह लेता हूँ, और ये पॉइंट आपका मान लेते हैं M है, ये पॉइंट मान लेते हैं आपका N है, ये पॉइंट मान लेते हैं PQR, और यहाँ पे इस पॉइंट को S मान लो। PQRS लाइट रे है और MN 2 पॉइंट्स है, जहाँ पे N पॉइंट जहाँ पे दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं, N पॉइंट जहाँ पे दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं, और हाँ N पॉइंट जहाँ पे दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं, और जो M है वो जहाँ पे दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मिल रहे हैं। PQ इंसिडेंट रे है, RS इमर्जेंट रे है, अरे क्या हो गया, QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो ये आपको फिगर मिल गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या समझते हैं, इसके अंदर बेटा एक चीज ध्यान से देखो कि A, Q, N और R, क्या ये एक क्वाड्रिलैटरल बन गया? QMNR, QANR, हाँ QARN हो गया ना बेटा, हाँ यस सर, है ना, या फिर NQAR कह सकते हो या QARN कह सकते हो।
इन क्वाड्रिलेटरल QARN, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? प्लस एंगल हाँ, A प्लस ये एंगल A हाँ, प्लस हाँ, ये यानी कि एंगल ये QAR प्लस एंगल QNR ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर यस 180 सर, डिग्री यस सर, सप्लीमेंट्री होते हैं। यस सर, सप्लीमेंट्री के हैं। हाँ, गुड, वेरी गुड। अब देख बेटा ध्यान से, इन ट्रायंगल QNR, QNR ट्रायंगल में देखो ध्यान से, क्यों दिख रहा QNR ट्रायंगल? QNR दिख रहा है सर, ये Q, ये N, QNR, हाँ जी, R, ठीक है। यस इस सर, ट्रायंगल में R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR का सम 180 होगा, QN का, हाँ यस सर, होगा ना? यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, ओके, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन क्या का RHS क्या इक्वल है? यस सर, दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है, यस तो दोनों सर, इक्वेशन का LHS भी इक्वल होगा। इक्वल टू, हाँ, तो A प्लस QNR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस QNR, यानी कि इस QNR ने QNR को मार डाला, तो एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2, इतना समझ में आया? बोलो। हाँ जी सर, आया सर, यहाँ तक तो तो कोई R1 दिक्कत नहीं है? R2, नो यहाँ सर, तक अच्छा, ओके, ओके। देखो मान लेता हूं मैं जो पहली रे ये इंसिडेंट रे था, इससे जो PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये फर्स्ट डेविएशन हुआ आपका डेल्टा 1, है ना? यस सर, और हाँ, और ये आपका सेकंड डेविएशन है यस सर, डेल्टा 2, यस ठीक है। सर, अब देखो ध्यान से कि ये पूरा एंगल क्या I के इक्वल होगा? यस सर, MQN क्या I के इक्वल होगा? यस सर, MQN होगा सर, इक्वल टू I होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस सर, ठीक है। तो MQN क्या है बेटा? R1 और प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू I, यानी कि R1 इज इक्वल टू I माइनस डेल्टा 1। MQN डेल्टा 1 प्लस डेल्टा R1 जगह प्लस ये डेल्टा 1, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? I, हाँ, तो सिमिलरली देखो ध्यान से, क्या ये एंगल पूरा एंगल भी E के इक्वल होगा? MRN होगा सर, होगा सर। तुम देख रहे हो या फिर ऐसे ही बस अंदाज पे बोलते चले जा रहे हो कि सर बोल रहे हैं सही होगा फिर? नहीं सर, डायग्राम को देखते अच्छा, मुझे तो मतलब मेरे ऊपर शक है कि सर बोले तो गलत ही होगा। नो सर, यू आर वेरीफाइंग इट? नो, हाँ, मतलब तुम देख नहीं रहे हो फिर? नहीं सर, आप ठीक है, तो डेल्टा 2 प्लस R2 इज इक्वल टू E, तो R2 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू E मींस R2 इज इक्वल टू E माइनस डेल्टा 2। इक्वेशन नंबर 4, 2 प्लस कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आएगा तो R2 तो अब देखो ध्यान से बेटा, नाउ हमने क्या देखा था कि A इज इक्वल टू था R1 प्लस R2। R1 का एक्सप्रेशन क्या है? I माइनस डेल्टा 1, I माइनस डेल्टा 1, ठीक है। और R2 का एक्सप्रेशन क्या आया? E माइनस डेल्टा 2, ठीक है। तो A इज इक्वल टू हो गया I प्लस E माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, हो गया? हाँ, हो गया सर,
कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। की बात, पक्की बात है? यस सर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये डेल्टा 1 और ये प्लस डेल्टा 2 को अगर हम सम करेंगे तो क्या ये डेल्टा के इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू यस सम सर। ऑफ यस टू सर। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि यस एम, सर। ऐसा लग रहा है ना क्लास 8वीं की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं। यस एम सर। क्यू हाँ एम क्यू हाँ। आर, क्योंकि सारा ज्योमेट्री लग गया यहाँ पे, यस सर। क्वाड्रिलेटरल भी लगा दिया, क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी लगा दिया, और उसके बाद फिर यहाँ एक्सटीरियर पे भी लगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लग गई। यस ठीक है, सर। हाँ, वर्टिकली अपोजिट भी लगा दिया, यानी कि पैरेलल लाइंस भी लगा दिए। ये तो एम क्यू आर ट्रायंगल में, क्यू आर में। यस सर। इन ट्रायंगल एम क्यू आर, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये क्यों होगा? क्योंकि एन एक्सटीरियर एंगल, मैं लिख देता हूँ रीजन एन, क्योंकि जब रिवीजन करो तो तुमको समझ मैं आएगा क्यों लिख हुआ ऐसा। दूंगी। एन यस एक्सटीरियर यस। एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, sum of two opposite ऑपोजिट interior इंटीरियर angles, एंगल। interior angles, यस। sum of two interior नहीं, sum of two opposite interior angles। ठीक है, तो डेल्टा, ये भी एंगल तो आ गया ना इस ट्रायंगल में, लेकिन ये एंगल का सम नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट में यही दोनों ऑपोजिट है। नहीं है ये। यस। ये ट्रायंगल ऐसा कुछ ट्रायंगल है आपका, ये एंगल है डेल्टा, तो और इस एंगल के ऑपोजिट में यही दो एंगल बनते हैं, डेल्टा 1 ओके और सर। डेल्टा 2। हाँ ये जी। वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, लीनियर पेयर कहते हैं इसको, है ना? हाँ हाँ जी। यस। हाँ, पूरा क्लास 8 तुमको याद है अब तक? तो अब नाउ, तो अब ये इक्वेशन हम यूज करते हैं आगे। यस सर। तो नाउ हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू, सॉरी क्या आया था, i प्लस ई माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसके जगह पर डेल्टा यूज कर लो, a इज इक्वल टू i प्लस ई माइनस डेल्टा। इट मीन्स कि डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस ई माइनस a। तो डेल्टा आए समझ? आई प्लस ई माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन प्रूव करने को आता है। ओके सर। देखो, यस हमें ये तो प्रूव करना था ना, देखो आई डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, सर। प्रूव हो गया, यस सर। समझ में आ गया? आ गया सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। वेरी वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद फिर मिनिमम डेविएशन का केस बता दूंगा, उसके बाद फिर हम सीधा बढ़ेंगे आगे उसमें, अब डिवाइसेस। हाँ, डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, यानी कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह खत्म हो जाना चाहिए। यस सर। अगर नहीं होता तो उसके नेक्स्ट क्लास में तो खत्म ही हो ही जाएगा फिर, है ना? ठीक है बेटा, कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। हाँ, तो यहीं पे स्टॉप करें आज हम लोग। ओके यस सर। हाँ, क्योंकि मेरे भी दूसरी भी क्लास है 7:30 से, अब अच्छा अच्छी वेट यस सर। करती होगी मेरे ख्याल से। ओके यस सर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, यू नेक्स्ट कैन लीव। क्लास। हाँ, यू कैन गुड लीव। सर।
Ang Mo, you have come. Am I audible, बच्चे? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग?